देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को जहां पर शपथ ग्रहण लेंगे और वहीं पर इसके लिए इकाना स्टेडियम में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 50,000 लोगों के बुलाने की गुंजाइश है। साथ में कई बड़े दिग्गज चेहरे आपको मंच पर दिखाई देंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री भी वहां पर शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले गोरखनाथ में 4 दिवसीय कार्यक्रम पे योगी आदित्यनाथ होली के पर्व पर गए हुए थे, जहां पर पता चला कि 40 मिनट मुलाकात उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मोहन भागवत से की है। 40 मिनट की ये मुलाकात, क्या मायने हैं इस मुलाकात के, और शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से किन बिंदुओं पर बात की है, इस मुलाकात के अहम मायने क्या हैं, संघ के अहम लाइन पर योगी हैं, इसके भी क्या मायने हैं, और साथ ही विपक्षों का इस पर क्या रुख होता है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे तमाम पैनल के साथ। हमारे साथ मौजूद है तमाम गेस्ट। हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे, और साथ ही सर्वेश द्विवेदी, निर्देशक राष्ट्रधर्म आरएसएस से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, और साथ ही प्रदीप कपूर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे अहम पॉइंट बिंदुओं से, क्योंकि आरएसएस के साथ ये मुलाकात, उसके मायने क्या हैं, शपथ ग्रहण 25 तारीख को है, उसके पहले जहां पर विधायक दल के नेता के रूप में भी चुनने की एक कवायद चल रही है कि जहां पर 24 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। उसके लिए 19 तारीख को पर्यवेक्षक के रूप में बनाए गए गृह मंत्री अमित शाह, सह पर्यवेक्षक के रूप में बनाए गए रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। एक मीटिंग विधायकों दल की वहां पर चली है, और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि विधायक दल के नेता भी इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा कार्यवाहक के रूप में। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन उसके पहले मोहन भागवत की मुलाकात अहम मानी जा रही है। मैं सबसे पहले हरीश जी आपके पास आना चाहूंगी, ये मुलाकात किन किन पॉइंट्स पर हुई है और इस मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, ये संघ प्रमुख पूज्य भागवत जी एक बड़े राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संगठन के प्रमुख हैं, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयामों पे काम करता है, जो सांस्कृतिक भारत के उत्थान के लिए लगातार निरंतर प्रयत्नशील रहता है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जहां वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल उन्होंने पहला कार्यकाल पूरा किया, दूसरा कार्यकाल उनका शुरू होने जा रहा है। उसके साथ साथ वो एक बड़े पीठ के श्री महंत भी हैं, गोरक्षनाथ पीठ के, जिसकी एक बड़ी महिमा गरिमा है। तो ऐसे 2 महनीय व्यक्तित्व जब वहाँ पूज्य सरसंघ चालक जी गोरखपुर में हैं, तो ये तो एक शिष्टाचार भेंट कही जाएगी। वहाँ हैं तो आपस में मिलना, विचारों का आदान प्रदान, ये बहुत सहज संभव है। किन बिंदुओं पे और उनकी क्या बातचीत हुई, ये तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ही बता सकते हैं या वो। लेकिन जहाँ तक राजनीति भी है, भी समाज के क्षेत्र में ही काम करती है, तो उन तमाम सारे जो समाज की जो ज्वलंत इशूज हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर के जब भी महनीय व्यक्तित्व मिलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। और यह एक शिष्टाचार भेंट, मुझे जैसी जानकारी, एक शिष्टाचार भेंट थी। माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य सरसंघ चालक जी से मिलकर के गोरखपुर वो हैं, हाँ। तो इसके नाते उनका वहाँ मिलना स्वाभाविक था। ओके प्रदीप जी, जैसे हरीश जी बोल रहे हैं कि ये शिष्टाचार भेंट है, लेकिन क्या इसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं हुई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ अभी अभी चुनाव जीते हैं। जैसा हरीश जी ने कहा कि एक गोरखनाथ पीठ के वो महंत भी हैं, और उनका अपना एक अलग सम्मान है और प्रभाव क्षेत्र है। और संघ परिवार का भाजपा के चुनाव में बहुत उसका सक्रिय योगदान रहता है। हाँ। और कैंडिडेट के चुनाव से लेके उसके प्रचार तक, तो संघ और भाजपा सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब साथ मिलकर काम करते हैं। दिशा निर्देश संघ का ही होता है। और आप याद कीजिए 2017 में तो मनोज सिन्हा जी आ रहे थे, उसके बाद अचानक योगी आदित्यनाथ जी आ गए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बने। उसमें भी संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो
और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक हैं और बीजेपी ने पिछले 5 साल में उनको विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचारक के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में उनका इस्तेमाल भी किया है। तो जहां आरएसएस का चीफ हो और वहां योगी आदित्यनाथ जैसा एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा प्रतीक हो, तो उनकी मुलाकात राजनीतिक भी होगी, सामाजिक भी होगी। उसमें मंत्रिमंडल के जी, ये सवाल तब भी उठता है क्योंकि आरएसएस की पहली पसंद अगर हम यूपी में देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ है, और दोबारा जब वो सीएम बनने जा रहे हैं तब ये रिश्ता और मजबूत होता है और बराबर आपस में सलाह मशवरा जो है वो जरूर हुई होगी। उसमें जो मंत्रिमंडल के सहयोगी से लेके आगे सरकार चलाने तक की जो एक नीति निर्धारक होती है उस पर भी बिंदुओं पे बात हुई होगी। तो ये तो एक बहुत जरूरी है कि इन दोनों के बीच में बातचीत हो। चलिए, हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। जहां पे एक तरफ मोहन भागवत आरएसएस की मजबूती की, आरएसएस और योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं, 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी है, विपक्ष को भी इनवाइट किया गया। पहले तो ये बताइए कि विपक्ष जाएगा समारोह में, शामिल होगा? रोहित अग्रवाल जी। देखिए, ये तो एक शिष्टाचार है और विपक्ष को इनवाइट करती है जो भी सरकार बनती है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और जनता ने इनको चुना है, इनको मैंडेट दिया है, तो विपक्ष का जाना ना जाना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जनता के हित में काम होना चाहिए। मुद्दा ये है कि जिसको मैंडेट मिला है सरकार वो चलाए, ना कि आरएसएस चलाए, है ना। जिस तरीके से आरएसएस के द्वारा मंत्रियों की लिस्ट पे मोहर लगाई जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आरएसएस की कठपुतली सरकार हुई। तो ये कठपुतली अगर सरकार है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के मैंडेट की बेइज्जती है, जनता के मैंडेट का अपमान है। क्योंकि जिस तरीके से अब आपका डिबेट अभी चल रहा है, हम सुन रहे थे हरीश जी को, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी से ज्यादा तो महत्व ये शायद मोहन भागवत जी को दे रहे हैं। तो अगर आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से सरकार चलनी है तो मुझे लगता है कि जनता ने मैंडेट तो आरएसएस को दिया है। रोहित जी, संघ तो बीजेपी का थिंक टैंक वैसे भी है। कि थिंक टैंक होना एक डिफरेंट चीज है और सरकार की कमान आरएसएस के हाथ में होना एक डिफरेंट चीज है। इसका मतलब तो ये कि रिमोट कंट्रोल सरकार है, जो रिमोट कंट्रोल नागपुर से दबेगा उसी से सरकार चलेगी। तो जनता का सरोकार क्या रहेगा? हरीश जी इसका रिस्पॉन्स देंगे। हरीश जी, जनता आपको चुनकर लाई है, आरएसएस को पूरी फुल कमान दे देना वो सही नहीं है। हरीश जी, देखिए, हाइपोथेटिकल जो बातें होती उनका कोई जवाब नहीं होता। रोहित जी इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे वो उस बैठक का हिस्सा थे या वो संघ के कार्यशैली से। हरीश जी, हम तो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष होने के नाते कि क्या आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से सरकार चलेगी क्या? न तो रोहित जी को इस बात की जानकारी है कि संघ आरएसएस के आगे नतमस्तक आप हैं, हम थोड़ी नतमस्तक हैं ना। नहीं, हरीश जी, आप आरएसएस के आगे नतमस्तक हो सकते हैं, हम थोड़ी नतमस्तक हैं। हम तो जनता के आगे नतमस्तक हैं, हम थोड़ी ना होंगे उस बैठक का हिस्सा। रोहित जी, देश कि सम्मानित जनता उन सभी लोगों के लिए के सामने नतमस्तक होती है जो देश के लिए बड़ा काम करते हैं, जो देश की बेहतरी, समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करते हैं, जो देश की उन्नति के लिए काम करते हैं। उन सब माननीय व्यक्तित्व के प्रति देश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के विचार नतमस्तक होती है। आप नतमस्तक होना हो ये आपका अपना निजी विषय है, लेकिन देश के करोड़ों करोड़ लोग ऐसे महापुरुषों के सामने नतमस्तक होते हैं जो इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, इस राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली के लिए, इसके गौरव और महिमा के लिए दिन रात काम करते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि प्रदीप जी देखिए, सॉरी रोहित जी, एक तरफ आप जहां संगठन की मजबूती की बात हो रही है, बीजेपी के समारोह की तैयारियां हो रही हैं, वहां पर डॉक्टर मसूद अहमद का इस्तीफा, और आप बोले थे कि 21 तारीख को जहां पर जयंत चौधरी पूरे संगठन के साथ वहां पर मीटिंग करेंगे, उसके पहले एक झटका लगा है डॉक्टर मसूद के इस्तीफे से। रोहित जी, नहीं देखिए शालिनी जी, मुझे लगता है लोग आते जाते रहते हैं और जो व्यक्ति खुद सेनापति हो, अगर वो हार को नहीं स्वीकार कर रहा है, पत्र भी लिखा है, उस पत्र के कंटेंट पे भी जवाब ले लीजिए रोहित जी से। हाँ, सब पे जवाब देंगे, आप चिंता मत करिए हरीश जी। हम आपकी तरह भागने वालों में से नहीं है। हम राष्ट्रीय लोकदल हैं, हम जनता के हर सवाल का जवाब देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह आरएसएस के पीछे छुपते नहीं है।
हम बिल्कुल सामने से बैटिंग करते हैं और हम किसी संस्था के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल नहीं है। तो डॉक्टर मसूद अहमद जी का इस्तीफे को हम ऐसे देखते हैं कि डॉक्टर मसूद अहमद हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी जिम्मेदारी थी इस चुनाव की, और अगर चुनाव आप हारे थे तो आपको हार स्वीकार करनी चाहिए। इस तरीके के अनागरल आरोप लगा के आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन रहे हो और आप ये दिखा रहे हो कि पार्टी के लिए आपने विभीषण का काम पहले से ही शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो अब हार है तो हार की समीक्षा भी एक तरीके से मोटा मोटा ये सामने आ गई है। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि जीता हुआ चुनाव आप अपनी वजह से हार गए, अल्पसंख्यकों और दलितों की उपेक्षा की गई है। अच्छा, युद्ध के सेनापति तो वो खुद थे। हाँ। तो जीता हुआ चुनाव हम कैसे हार गए? जीता हुआ चुनाव तो डॉक्टर मसूद अहमद के हाथ में कमान थी। वो प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता थोड़ी। और अभी आपने एक शब्द बोला था कि बीजेपी की कठपुतली वो बनने के लिए तैयार है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, 14 मार्च को हमारे यहाँ संगठन भंग कर दिया गया है। आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, आपको ये समझ में आ गया कि आपके ऊपर हार का ठीकरा फूटने जा रहा है। आपकी नाकामियों को पार्टी समझ चुकी है, अब आपको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएगी। अब ऐसी स्थिति में आप ऊट पटांग बयान दे रहे हो, नागरल बयान दे रहे हो। आप ये कहां से छप के आया? बीजेपी की कठपुतली का क्या मतलब? जानता हूँ बीजेपी की कठपुतली का, रोहित जी, बीजेपी की कठपुतली का क्या मतलब है? बिल्कुल, बीजेपी कठपुतली का मतलब ये है कि जहां तक मैं डॉक्टर मसूद को जानता हूँ, ये 60 पन्ने का इस्तीफा डॉक्टर मसूद के दिमाग की उपज नहीं है। हाँ। ये कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई और थिंक टैंक काम कर रहा है, जिसने इनके 7 पन्ने के इस्तीफे को थिंक टैंक बीजेपी है। वो थिंक टैंक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है। तो एक्सपोज हो गए। डॉक्टर मसूद के इस्तीफे के पीछे बीजेपी है। श्रुति जी, रोहित जी की जो भी वक्तव्यता है, ये चुनाव की बुरी तरह से पराजय से इनका डेस्परेशन है। और उस डेस्परेशन में हार स्वीकार कर रहे हैं, विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं कि हम हार गए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और हम तो विपक्ष होने के नाते आपसे ये कह रहे हैं कि कठपुतली बन के काम मत करिए जनता के सरोकार के लिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम लोग बेहोशी में बोलते हैं, वैसे रोहित जी का संभाषण है। वो डॉक्टर मसूद को भारतीय जनता पार्टी कठपुतली बता रहे हैं और बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। ये इनका डेस्परेशन बोल रहा है। अपने मैंडेट को, जनादेश को सम्मान पूर्वक स्वीकार करने के बजाय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुझे लगता है वही करेगा जो कहीं ना कहीं डेस्परेशन। देखिए, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ डॉक्टर मसूद के ऊपर, मिर्चा लग रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि वो कठपुतली थे कि इनकी की नहीं थे। भाई, मेरी टिप्पणी डॉक्टर मसूद अहमद के लिए है, मिर्चा लग रही है हरीश जी को। तो अब आप खुद समझ सकते हैं बेहोशी में कौन बात कर रहा है। आपकी जो भाषा है, आपकी जो वाणी नहीं, आपकी भाषा और वाणी जो है वो कहीं न कहीं ठीक है। मैं आप लोगों के पास लौटती हूँ। देखिए, इस डिस्कशन में, इस चर्चा में प्रदीप सिंह प्रवक्ता, मैं आती हूँ। रोहित जी, आपके पास आती हूँ। लोकदल का जो इंटरनल मैटर है वो राष्ट्रीय लोकदल अपने आप निपटाने में सक्षम है। हाँ, अभी मैं आपके रोहित जी, मैं आपके पास लौटूंगी कि संगठन को किस प्रकार आप मजबूत कर रहे हैं जब आपके प्रदेश अध्यक्ष लोग इस्तीफा देते जा रहे हैं और बहुत बड़े आरोप भी लगा रहे हैं। इस डिस्कशन में देखिए हमारे साथ प्रदीप सिंह भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। G23 की बैठक हुई है, एक तरफ मोहन भागवत और गृह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हो रही है। आगे के प्लान को चार्ट किया जा रहा है, किस प्रकार मजबूत किया जाए। 50 वर्ष का आगे का प्लान लेकर चला जा रहा है। इस 5 साल के कार्यकाल को और 24 के प्लान को भी यहां पर तैयारी की जा रही है। आपकी G23 बैठक में असंतुष्ट नेताओं ने क्या फिर ऐसी बातें बोली हैं, वो बता सकते हैं? G23 ने देखिए साफ साफ कहा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति उन्होंने विश्वास जताया और कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पहले कार्यकाल को, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी देश का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें हटाकर 10 साल तक यूपीए की सरकार चलाई है। तो निश्चित तौर पर G23 ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी पर अपना विश्वास जताया। हाँ, अब नई सरकार उत्तर प्रदेश की, जो भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिला है, युवाओं का मिला है, महिलाओं का मिला है, और देश की आवाम, प्रदेश की आवाम का समर्थन उन्हें मिला। वो किससे मिल रहे हैं, उनकी सरकार में कौन लोग आ रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल में कौन लोग आ रहे हैं, ये उनका निर्णय है। हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते 100 दिन का
उन्हें समय देंगे, हनीमून पीरियड देंगे। 100 दिन के बाद जब सरकार की नीतियां सही नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर ईमानदार विपक्ष की हैसियत से हम उनसे सवाल खड़ा करेंगे। जहां तक रही योगी जी की बात, हम कहते हैं कि योगी, ये बात तो तय है और पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को गवर्न करती है संघ परिवार गवर्न करता है, और मोहन भागवत के सामने शरणम गच्छामि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता होता है। लेकिन वो लोग होते हैं जो संघ की परिपाटी से निकल कर आए होते हैं। योगी जी तो आज भी, जहां तक हमें पूरा विश्वास है और हम पूरी दृढ़ता से ये बात कह सकते हैं, आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक सदस्य भी नहीं है, संघ की शाखा से निकले हुए युवा नहीं है। लेकिन आज अगर उन्हें संघ की शरणों में जाना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार चलाने वाला व्यक्ति किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा है, समर्थन उनके पास है, वो किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा है, इस पर टिप्पणी करने का अधिकार हम एक विपक्ष के नाते हम समझते हैं हमें नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे, संघ जिस तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था पर कुठाराघात करता है, एकात्म मानववाद की विचारधारा पर चलता है, जहां लोकतंत्र की कोई हैसियत ही नहीं है, जहां जनतंत्र की कोई परिभाषित करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर नहीं है, एक अधिनायकवाद की तरफ जनसंघ हमेशा बात करता है, संघ हमेशा बात करता है। ऐसी परिस्थिति में योगी जी अगर मोहन भागवत जी से मिल रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है। हरीश जी, बहुत बड़ा सवाल एक आया है प्रदीप जी की तरफ से कि लोकतंत्र के आप सबसे बड़ा परचम लोकतंत्र का बीजेपी लहराती है, लेकिन लोकतंत्र पर ही बीजेपी के ऊपर सवाल है। हरीश जी, देखिए, प्रदीप जी को मुझे लगता है और कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को नैतिक हक नहीं बनता कि इस तरह के सवाल खड़े करे। लोकतंत्र को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है कि कांग्रेस से ज्यादा, क्योंकि आप एक विचारधारा में चल रहे हैं। ये आपका अहंकार बोल रहा है जी, ये आपका अहंकार बोल रहा है। देखिए, हमने पहले भी कहा कि आप एक प्रबल समर्थन के साथ जनतंत्र की व्यवस्था में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें नैतिक बल हमारे पास है या नहीं है, हमें ये सवाल खड़े करने जाना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, सदन में हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन सड़क पे सवाल खड़े करने की जिम्मेदारी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी की है और उसे हम निभाएंगे। प्रदीप जी, जरा धैर्य पूर्वक सुन तो लीजिए। नहीं, बात करिए आप हमारे, देखिए, व्यक्तिगत रूप से आप हमारे वरिष्ठ हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। सच का सामना भी करने का साहस रखिए। तो जिस तरह से इमरजेंसी लगा करके पूरे देश में लोकतंत्र को बलाए ताक रख दिया था मिसेज गांधी ने, ये देश और पूरी दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। तो लोकतंत्र की परिभाषा आप क्या करेंगे? और मुझे लगता है एकात्म मानववाद को आपने पढ़ा नहीं है, इसीलिए उसको आप अधिनायकवाद की परिभाषा दे रहे हैं। मुझे लगता है एकात्म मानववाद जिस दिन आप अध्ययन कर लेंगे उस दिन आपकी ये भाषा ही बदल जाएगी। एकात्म मानववाद तो अंत्योदय की अवधारणा करता है कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसका उत्थान की अवधारणा करता है, उसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का उत्थान है। तो एकात्म मानववाद तो बहुत ही उदात्त चिंतन है और एक व्यापक अवधारणा है। तो मैं आपसे सलाह दूंगा कि एकात्म मानववाद पे बोलने से पहले, टिप्पणी करने से पहले अगर आप उसका अवलोकन कर लेंगे, उसको अध्ययन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सर्वेश द्विवेदी जी, निर्देशक राष्ट्र धर्म आरएसएस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी। बहुत अहम है कि लखनऊ में ये मुलाकात नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ जी से गोरखपुर में मुलाकात हुई। ये मुलाकात कुछ अंदर खाने की प्लानिंग, कुछ बड़े इशारे संकेत कर रहे हैं। सर्वेश जी, पहले तो सभी को होली की शुभकामना, और जो पक्ष विपक्ष चुनाव जीते हैं उनके लिए भी बधाई। जनता ने वोट अच्छा दिया, उनके लिए बधाई। और जो आपने प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न वर्षों वर्ष चले आ रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो जो प्रश्न करने वाले हैं वो संघ को नहीं जानते, संघ के कार्य को नहीं जानते, और इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। लोकतंत्र के माने समझने चाहिए। लोकतंत्र के तहत सरकार गठित होती है, जनता वोट देती है, तो जनता वोट देती है, जनता सर्वोपरि है कि कोई राजनीतिक पार्टी सर्वोपरि हो जाएगी या पार्टी का कोई नेता सर्वोपरि हो जाएगा। तो ये जो जनतंत्र को समझने वाले जब राजनीति में आ जाते हैं तो बाकी वही लोकतंत्र है, बाकी सब तानाशाही के तरीके से प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। और बहुत वर्ष हो गए संघ के बारे में
कहते हुए, जो कहते हैं जरा आकर के देखें ना। प्रदीप जी, निश्चित तौर पर जब संघ की बात होती है, संघ तो बार बार अपने आप को कहता है हम एक सांस्कृतिक संगठन है। कम से कम आप निखर कर सामने आ रहे हैं, आप ऐलानिया कह रहे हैं कि आप सरकार चलाने जा रहे हैं, ये बड़ी बात है लोकतंत्र में। आपने इस बात को स्वीकार किया कि आप रिमोट कंट्रोल हैं, यही आरोप तो विपक्ष का हमेशा रहता है, और आज आपने स्वीकार कर लिया कि आप रिमोट कंट्रोल हैं, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं। ये बात बार बार देश की हर कोने से आवाज उठती है, आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए थी पहले ही, आज आपने स्वीकार कर ली। इसके लिए आप बधाई की बात रहे। सर्वेश जी, एक बड़ा आरोप देखिए लगता है कि जो जनादेश पार्टी को मिला, बीजेपी पार्टी को, बीजेपी पार्टी नेतृत्व नहीं करती है, उसके पीछे संघ एक थिंक टैंक जो है वो काम करता है बीजेपी के लिए, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक। सर्वेश जी, ऐसा है कि ये जो चश्मा है ना, और जो पढ़ रखा है, और जो इतने वर्षों से कहा सुनी में चला आ रहा है, वो चश्मे को उतारने की जरूरत है। संघ राष्ट्र के निर्माण के लिए सब काम करता है, और संघ का स्वयंसेवक करता है, संघ कुछ नहीं करता है। तो संघ जो करता है वो संघ चरित्र निर्माण का काम करता है, स्वयंसेवकों का संगठन का काम करता है, और जो देश के हित में जो भी आवश्यक जब होगा, संघ का स्वयंसेवक हर काम करेगा, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्म को हो, चाहे अध्यात्म का हो, चाहे भौतिकता का हो, ये सभी के क्षेत्र में काम करेगा। तो वो यही बात तो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष यही बात कह रहा है, कांग्रेस पार्टी यही बात कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप उनकी मदर पार्टी है, यही हमारा कहना है। और आज आपने सरकार किया, हम आपने जिस साहस के साथ इस बात को सरकार किया, आप बधाई की बात रहे, हम आपको बधाई देते हैं। ठीक है, मैं सर्वेश जी आपके पास लौटूंगी, मैं प्रदीप जी के पास चलती हूँ। प्रदीप जी, देखिए बहुत अहम मायने हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले टर्म में राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो मुद्दा सॉल्व हुआ, लेकिन पीरियड इन्हीं का चल रहा था, बीजेपी का चल रहा था। अब क्या दूसरे टर्म में भी कुछ ऐसे ही काम आरएसएस की तरफ से या मोहन भागवत जी की तरफ से सुझाए गए होंगे, मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई टिप्स दिया गया होगा, विधायक दल की बैठक भी हुई है, क्या उसको लेकर भी कोई टिप्स दिया गया होगा, पार्टी को कैसे मजबूत करें उस पर भी क्या बात होगा, और साथ ही 24 का इलेक्शन सामने है, उसको लेकर भी अहम बिंदुओं पर क्या बात हुई होगी? देखिए, बहुत से मुद्दे रहे होंगे इन दोनों के बीच में। अब ये तो वही दोनों बता सकते हैं क्या मुद्दे रहे होंगे। जाहिर बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार है, सरकार को आगे चलाना है। 2025 में जो है आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं, है ना, उससे रिलेटेड भी तमाम कार्यक्रम है। तो अब किन मुद्दों पे इन दोनों के बीच में बात होगी, और बातचीत का सिलसिला ये हमेशा जारी रहता है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक आज ये गोरखपुर में मुलाकात हो गई। इस तरह की बातचीत मुख्यमंत्री में और आरएसएस के चीफ में और जो भाजपा के जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन सब में आपस में तालमेल रहता है, बातचीत होती रहती है और ये निर्देश भी लेते रहते हैं। तो इसमें कोई एक नई बात नहीं है। तो जाहिर बात है कि भाई अभी मंदिर सरकार बनेगी, उसके बाद फिर वो मथुरा का भी अभी पिछले चुनाव में जो है उठाया गया, क्योंकि प्रदीप जी ये अहम मायने होता है, संघ भी हिंदुत्व की बात करता है और मोदी और हिंदुत्व की बात योगी जी भी करते हैं। अब योगी जी बॉर्न लीडर एक सकते योगी जी तो प्रतीक है चलते फिरते हिंदुत्व के। सैफरन क्लैड हमारे योगी जी जो है वो तो मतलब प्रतीक है हिंदुत्व के, और वो हिंदुत्व की बात करता है। तो कहीं इसमें आपको समझने में गलत नहीं होना चाहिए कि ये आपस में बातचीत, आपस में तालमेल, एक दूसरे से निर्देश लेना, सलाह लेना, ये बराबर चलता रहता है। ये कोई नई बात पहली बार नहीं हो रही है। क्योंकि प्रदीप जी पांचवी बार ये गोरखपुर पहुंचे थे मोहन भागवत साहब। पहली बार जब पहुंचे थे गोरखपुर तो कार्यकारी मंडल की बैठक थी जिसमें देश भर के संघ के सारे पदाधिकारी गोरखपुर में मौजूद थे। दूसरी, तीसरी और चौथी बार जब वो गए थे तो गोरक्ष प्रांत की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। पांचवी बार ये पहुंचे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ से 40 मिनट वो वार्ता हुई है। तो यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये भी उठ के आता है कि 40 मिनट किन किन बिंदुओं पे बात हुई होगी, और शपथ से पहले ये बात हुई है तो अहम मानी जा रही है। जाहिर बात है कि वो उन दोनों के बीच में मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन भी हो सकता है, आगे की नीति भी हो सकती है, हिंदुत्व के एजेंडे भी हो सकते हैं, और बहुत सी बातें हैं जो योगी जी ने मोहन भागवत से निर्देश लिए होंगे, उनकी सलाह ली होगी, उनसे बात की होगी। तो दोनों मिलके ही एक जैसे कहते हैं आपसी सामंजस्य से चल रहे हैं शुरू से ही। मैंने आपको बताया कि 2017 में मुख्यमंत्री बने ही थे संघ के ही दबाव में, कि वरना दोपहर में तो सब लोग मनोज सिन्हा जी का इंतजार कर रहे थे। तो जाहिर बात है कि वो सब चीजें सामने क्लियर हैं, उसमें कोई चीज छुप के नहीं है। तो
तो इसलिए इन लोगों की मुलाकात, बातचीत, उनका एजेंडा, उनके प्रोग्राम, उनकी नीति, वो सब अपना तय हो रही है। अच्छा, एक चीज और है प्रदीप जी, ये भी एक सोचने की बात है कि जैसे मनोज सिन्हा का नाम लिया जाता है दोपहर तक, शाम को आया कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके पहले अब जब हर एक व्यक्ति जान गया है योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से, पहले नहीं जानता है कि एक टर्म उन्होंने कंप्लीट किया है, अब दूसरा टर्म मोहन भागवत और योगी जी की जोड़ी क्या क्या कमाल दिखा सकती है? किन किन पॉइंट्स पे इसमें काम 5 साल में हमें देखने को मिल सकता है, या जिस पे फोकस होगा मेनली आरएसएस का इस पर? देखिए, अब इसमें तो इस वक्त अगर जो जितने भी हिंदुत्व से जुड़े मामले होंगे और जो उनका एजेंडा होगा, जो आरएसएस का एजेंडा होगा, मैंने आपसे ये भी कहा कि आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं 2025 में, तो उसके भी एजेंडे हैं उनके, तो वो जाहिर बात है इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी जो है वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और मुझे लगता है सर्वेश जी अच्छे से एक्सप्लेन ज्यादा बेहतर तरीके से बता, बिल्कुल अच्छे से सर्वेश जी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हमने देखा योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के एजेंडे को भी हमने देखा, हिंदुत्व के एजेंडे पे आरएसएस भी काम करती हुई नजर आ रही है। तो 5 साल अगले जो होंगे वो क्या क्या मुद्दे अहम होंगे और किन किन मुद्दों पर इन पे बात हुई भी है सर्वेश जी? देखिए, जिस तरीके से पॉलिटिकल लोग हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनको जरा समझना चाहिए। अथर्ववेद और ऋग्वेद में राष्ट्र की कल्पना की है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसु नाम चिचिस्सु यज्ञा, तो हम ही राष्ट्र हैं। कौन कह रहा है? ये भगवती कह रही, प्रकृति कह रही है, माँ कह रही है। तो ये जो है वैदिक राष्ट्र जो है, वो राष्ट्र माने राज्य की कल्पना में नहीं है। ये सभी जो राज्य की कल्पना में नेशन के आधार पर बात करते हैं, वो संघ और वो भारतीय दृष्टि नहीं है। तो इसलिए राष्ट्र को समझना चाहिए, और राष्ट्र में समग्र है, प्रकृति है, पुरुष है, सृष्टि की व्यष्टि से लेकर सृष्टि समष्टि तक है। तो व्यष्टि सृष्टि समष्टि सभी पर बात करने के लिए यह भारतीय दृष्टि है और दर्शन है। उस दर्शन पे काम करने के लिए कहीं मनाही है? कहीं संविधान तो उसके लिए पूर्ण अनुमति देता है। तो संविधान के अनुसार सरकार चलेगी, संविधान के अनुसार निर्णय होंगे, संविधान के अनुसार एग्जीक्यूशन होगा, उसमें सरकार काम करेगी। तो इसलिए उसको समझने का है, ये जो पश्चिमी आयातित है ना पॉलिटिकल सिनेरियो, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब बात जो है ये विवाद पैदा करते हैं। राष्ट्र की दृष्टि से कोई विवाद नहीं, सभी राष्ट्र के अंग हैं। तो इसलिए उस दिशा में काम करने के लिए माननीय मोहन भागवत जी से अगर वो मिले हैं, और मिलना हमेशा होता ही रहता है, कोई भी मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जो उनसे सलाह लेना चाहेगा वो ले सकता है, उसमें क्या कठिनाई है? समझने के लिए मिलना सभी के लिए आवश्यक होता है, मिलते हैं। ठीक है रोहित जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। रोहित जी देखिए, राष्ट्र धर्म पर काम करना अहम होता है, परिवारवाद, सामवाद, ये सारी जो चीजें होती हैं पॉलिटिकल सिनेरियो ही होती हैं। रोहित जी, एक और उन्होंने बताया समाजवाद पे भी काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर जनता ने आपको मैंडेट दिया है, तो मोदी जी भी कहते हैं कि भाई समाजवाद पे काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो समाजवादी की विचारधारा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ा रही है। उसके बाद अगर यहाँ पे सर्वेश जी बैठ के कह रहे हैं कि समाजवाद पे काम नहीं करना है और राष्ट्रवाद पे काम करना है, जिसमें सिर्फ एक धर्म के नाम पे काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि धर्म के नाम पे हमारे देश के अंदर कोई जगह है जिसपे काम हो सकता है। हमारे देश की जो परिपाटी है वो सेक्युलरिज्म की है, और कहीं ना कहीं हर धर्म के सम्मान की है। और हर धर्म का सम्मान करने में क्या समस्या है? भाई मुझे समझा दें, ये बड़ा ज्ञान दे रहे हैं ऋग्वेद और तो आपके कहने का मतलब ये कि हर धर्म का सम्मान नहीं करती है बीजेपी? रोहित जी, नहीं, वो तो खुद ही अभी मुझे लगता है आरएसएस के जो प्रचारक बैठे हैं और प्लस जो हरीश जी बैठे हैं, तो खुद ही कह रहे हैं कि साहब हम तो नतमस्तक हैं एक दूसरे के आगे। और ये खुद ही कह रहे हैं कि साहब योगी जी इनसे जो है ज्ञान लेने गए हैं। तो क्या योगी जी के पास ज्ञान नहीं है कि योगी जी अब एज अ मुख्यमंत्री क्या प्रदेश नहीं चला पाएंगे जो इनसे ज्ञान लेने की जरूरत पड़ रही है? सर्वेश जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि 7 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है। तो हिंदू और हिंदू राष्ट्र, इसको वैदिक दृष्टि से समझना होगा। दूसरे, संविधान में जो आपातकाल में जोड़ा गया सेकुलर और सोशलिस्ट, यह केवल इस राजनीति करने के लिए जोड़ा गया। संविधान अपने में परिपूर्ण है और लोकतंत्र में परिपूर्णता है। लोकतंत्र को समझना चाहिए। ये जो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से देश को गुमराह करने का काम करते हैं, इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। राष्ट्र ठीक है, समाज ठीक है, तो सभी कुछ ठीक है।
सर्वेश जी, मुझे लगता है अपने यहाँ कहा गया भारतीय जनता पार्टी को न दिया राज्य गया न है, टीवी पे बैठकर मत कीजिए। राजासीत न दंड नहीं, न दंडिका क्योंकि मैं- धर्मो रक्षति आप रक्षिताम। उम्रदार व्यक्ति हैं, जब कर्तव्य मैं आपको करेंगे ज्यादा टिप्पणी तो करना सभी नहीं की चाहता रक्षा हूं। होगी, तो ये और सब नहीं ज्ञान तो मुझे ये लगता है बंद राजनीति के कमरे में कारण जो भारतीय जनता द्वंद्व पार्टी पैदा को किया दीजिए, हमें जाएगा, ना दीजिए। इससे संकट पैदा होते हैं। किस तरह के संकट पैदा होते हैं सर्वेश जी? एक दूसरे को गाली देते हैं, आपने देखा नहीं, आपके चैनल पे खूब चर्चाएं होती है, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को गलत ठहराते हैं। अरे वाणी में सत्यता होनी चाहिए, सत्यत्व होगा, सब कुछ होगा, मिथ्या से कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो मिथ्या आचरण है, मिथ्या वाणी है, यही संकट पैदा करता है। और क्या यही तेज बोल संकट रहे हैं होगा? गुमराह करते हैं। प्रदीप जी तो सब कह रहे मिलकर हैं कि के आप ही 5 तेज साल बोल रहे काम हैं। करें ना हाँ। प्रदेश में। सर्वेश जी- प्रदेश एक पूरे विश्व में एक आदर्श बन जाएगा, सब मिलकर के काम करें। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था नहीं, ये एक्ट में व्यवस्था दी गई है। किसकी वाणी में रोष है, एक्ट और किसकी कॉन्स्टिट्यूशन तो को वाणी आपके में कहने समझना का होगा। मतलब है कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो शब्द है वो सिर्फ एक एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश थी सर्वेश जी? बिल्कुल आपातकाल में इसीलिए जोड़ा गया, हाँ, पहले नहीं था। तो आपको इस शब्द से और तकल्लुफ सुप्रीम कोर्ट है? ने निर्णय दिया हुआ, मतलब सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द नहीं होना चाहिए। निर्णय दिया 7 जजेस ने, सर्वेश जी, जो हिंदुत्व मतलब के खिलाफ बोलते हैं, सेकुलरिज्म और उनको समझ में सोशलिस्ट नहीं शब्द- चाहिए एक मिनट, कि वो एक मिनट, सुप्रीम एक कोर्ट मिनट। का अपमान कर रहे हैं, एक मिनट सर्वेश और जी, संविधान का अपमान कर रहे हैं। सर्वेश जी मेरा Belief, प्रश्न faith तो और सुनिए। worship आप एक शब्द एक बोले धर्म हैं, है। सुनिए, आपने एक शब्द बोला कि सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड जो इमरजेंसी लाकर और जो अमेंडमेंट करके जो इंक्लूड किया गया है वो शब्द से आपत्ति है आपको। सेकुलरिज्म तो और हटवा लें। सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट की वजह से तो सर देश का नाम वो दुनिया में है, लोकतंत्र और आपको इस सोशलिज्म शब्द ही से है। हाँ लोकतंत्र अपने में सोशलिज्म है, हाँ जरा डिक्शनरी भी देखें और कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ें। हाँ, चलिए इसका आंसर मुझे लगता है कि प्रदीप जी ऐसे लोकतंत्र से दे में- पाएंगे ये उनसे क्योंकि- कहिए ना कि सोशलिज्म ही सरकार है। उनकी है, लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कहते है, हैं, अपना श्रुति जी, चेंज करा लें। लोकतंत्र में जो है श्रुति जी, जी जी हरीश जी, मैं आ रही हूँ प्रदीप। श्रुति जी, हाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी में सभी आ जाता है। हाँ। और दूसरी बात ये कि धर्म निरपेक्ष कोई नहीं होता, हाँ पंथ निरपेक्ष तो हो सकता है, हाँ लेकिन धर्म निरपेक्ष कोई नहीं होता। इसलिए जो सेकुलरिज्म शब्द है वह अपने आप में स्वतः को हर व्यक्ति की कोई न कहीं आस्था होती है। हर व्यक्ति कहीं न किसी धर्म के प्रति, किसी सेक्ट के प्रति उसकी आस्था होती है। तो धर्म निरपेक्ष कहना एक वो अपने आप में उसकी जो व्याख्या है, मुझे लगता है इसीलिए इसको लेकर के जो बात हुई। और सभी लोग धर्म सापेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष होना एक अलग है कि हम पंथ निरपेक्ष होकर के काम करेंगे, लेकिन धर्म निरपेक्ष तो मुझे एक बात कोई नहीं समझ में आई होता। हरीश जी, मुझे और एक बात भारतीय सर्वेश जी जनता की समझ पार्टी में तो नहीं आई, सबको लेकर हो सकता है आपको चलती है। समझ में आई तो आप मुझे सभी- समझाइए कि इन्होंने ये कहा कि सेकुलरिज्म और जो सोशलिस्ट वर्ल्ड है वो एक एजेंडा है। सोशलिज्म की आप बात करते हैं, आप ही कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और फिर सोशलिस्ट शब्द और सेकुलरिज्म शब्द से आपको दिक्कत है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम, इस वर्ड से दिक्कत कैसे हो सकती है? इसी शब्द पे तो काम कर रहे हैं आप। मैं श्रुति जी मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं समझा देता हूँ। मैं श्रुति जी बता रहा हूँ। हिंदी ये अनुवाद सोशलिस्ट भारत के नाम सरकार पे ने जो एक परिवारवाद की राजनीति हो रही है, एक कुनबे की राजनीति हो रही है, ये सोशलिज्म नहीं है। बीजेपी में भी है, हर परिवार वो के है। बड़े बड़े नेताओं के बेटे चुने गए हैं। सर, परिवारवाद कहाँ नहीं है? सर, मैं सर्वेश जी आपके पास आ रही हूँ। हरीश ये जी, सोशलिज्म है। हरीश जी परिवार की जो इसलिए बात जो कर है, रहे हैं वो जब प्रदीप साम्यवाद कपूर जी की वरिष्ठ बात पत्रकार आपको करेंगे, समझाएंगे। तो वो एक एक सवाल एजेंडा उनकी तरफ से खड़ा नहीं नहीं, बहुत हरीश गहरा जी है। को सब पता है। हरीश जी की हाँ। पार्टी में की बात तमाम बड़े करेंगे बड़े तो नेताओं के एजेंडा बेटे खड़ा चुने गए करेंगे। हैं। हरीश जी चैनल पे को मत सब चलिए। मालूम है। कृपया करके पहले डिसाइड कर लीजिए कि और भाई ये सबसे आरएसएस वाले ज्यादा- बताएंगे, समझाएंगे कि सबसे बीजेपी वाले ज्यादा तो समझाएंगे। इस पे विवाद खड़ा करते समस्या ही ये है। दोनों नहीं सर, खुद ही दोनों की नहीं विचारधारा समझ में आ रहा है कि अलग अलग बोलना जा क्या रही है। तथाकथित रोहित जी, समस्या दोनों यही की है। विचारधारा इस पे अलग अलग है। सर्वेश जी समझा रहे स्थिति हैं। है, स्थिति है, हरीश जी को विचारधारा पता है कोई हमें जनता के बीच में विचारधारा जाना का है। मतलब नहीं, वहाँ मतलब पे है इनकी विचारधारा संविधान। काम करेगी नहीं। और संविधान में समस्या जो है ये है कि उसके रिमोट अनुसार कंट्रोल चलने इनके का हाथ है। में है।
अब सर, इनके हाथ एक के मिनट। रिमोट कंट्रोल से उनको चलानी है रोहित सरकार। जी एक तो सेकेंड। समस्या यहाँ पे ये है कि भैया ये सब बंद कमरे में डिसाइड कर लिया करो। ठीक है, चैनल पे बैठोगे तो एक्सपोज हो जाओगे। रोहित जी मुझे ये बताइए कि सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म शब्द जो आके यहाँ पे ठन गया है, हालांकि थोड़ा सा मैं डिबेट्स के जो जिन लोगों ने को जनता ने एक्सपोज कर दिया, हाँ। वो उनके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती रोहित जी। अरे आप लोगों को तो जनता ने एक्सपोज कर दिया है। इसी तरह की बातें इसी तरह की बातें आप लोग करते थे, इसीलिए जनता ने 14, 17, 19 और 22 सब में आपको एक्सपोज किया। 40% जनता ने हमें भी स्वीकार किया है। और ये झूठ और भ्रम फैलाना छोड़िए, उस 40% झूठ और भ्रम की राजनीति छोड़ दीजिए रोहित और जी। हमें उसका कोई घमंड जनता नहीं है। जनता इसको स्वीकार नहीं करती, और जनता का जो सच है उसको स्वीकार करिए। विचारधारा और आपके कब तक इस तरह की टीवी पे दिख रहा है, कब तक इस आपका तरह रिमोट की कंट्रोल स्लोगन टीवी पे बोलते दिखाई पड़ रहिएगा, रहा है। रिमोट अब समस्या कंट्रोल ये है लाइक कि आप दैट, ये जो बताइए कि आपके सोशलिज्म शब्द गलत है, हैं ये बहुत पुराने पड़ सेकुलरिज्म चुके गलत हैं। है। अब इसका मुझे इन समस्या शब्दों समझा दीजिए। शब्दों से हरीश जी काम आप एक चलने वरिष्ठ वाला नहीं। नेता हैं, मैं जनता जानता हूँ आपको बड़े भाई की तरह मैं आपका सम्मान करता बिना हूँ। भेदभाव के क्रियान्वयन चाहती है, वो नहीं, मोदी नहीं, योगी सरकार ने करने का भेदभाव काम और किया सब तो भाई मुझे तो दिख ही रहा है, चैनल के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ठीक वो है, तो मैं प्रदीप- भेदभाव और ठीक सर है फटौल आपका रोहित तो जी, मैं दिखाई आपके पड़ पास रहा है। लौटती हूँ। मैं आप प्रदीप जी लोगों के की पास इसी भी चलती तरह हूँ, बहुत की देर से बात बैठे को हुए हैं। जनता कई बार रिजेक्ट कर चुकी ठीक है प्रदीप जी, मुझे एक बात समझने की बहुत अरे जरूरत है। 70 देखिए, साल तक जनता ने आपको एक रिजेक्ट किया तरफ है जहां महाराज। संगठन को मजबूती देने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि हार के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन उसी बीच में बड़े नेता कपिल सिब्बल काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे जब बड़े बड़े नेता जो अहम नेता हैं, जिनकी विचार बहुत मजबूत हैं, वो पार्टी से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप देखिए G23 ने जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात करके बताया, हाँ निश्चित तौर पर ये हार की जिम्मेदारी प्रदीप सिंह की भी है, एक कार्यकर्ता की है, हमारे प्रदेश के नेतृत्व की है, प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व की भी। हम अपनी बात समझा नहीं पाए। हम उन जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहे 5 साल तक, हमने जिस सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया, हो सकता है कुछ कमी रह गई होगी, हम बातों तक लोगों तक पहुंचा नहीं पाए या लोगों ने उस बातों का समर्थन नहीं किया। लेकिन आज जिस तरीके से संघ के श्री सर्वेश जी ने जिस तरह से बताया, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। देखिए आज पहली बार संघ संविधान पर विश्वास नहीं करता था, जिसने संविधान के विरोध में पूरे देश में आंदोलन चलाया, आज वो संविधान की बात करने लगा है। जिसने तिरंगे को जलाने का काम किया, आज वो तिरंगे की बात करने लगा है। निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र और एक देश बदल रहा है। संघ जैसी विचारधारा भी संविधान का सम्मान कर रही है और तिरंगे का सम्मान कर रही है, ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आप बताइए, कोई प्रदेश के अंदर किसी भी प्रदेश की सरकार संविधान की शपथ लेके चलती है, ना कि संघ के बनाए हुए किसी विचारधारा की शपथ लेके चलती है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप जब हिंदुत्व के एजेंडे की बात सर्वेश जी कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी करती है, कि उनके हिंदुत्व में कौन लोग हिंदुत्व की परिभाषा में आते हैं? क्या वो बुंदेलखंड का दलित या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दलित आता है जो घोड़ी पर चढ़कर एक भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के उच्च वर्ग के घर के सामने से निकलता है तो उसे लाठियों से पीट दिया जाता है? और जब पूरा प्रदेश उसके लिए आवाज उठाता है तो आपकी सरकारी लाठी उन पर चलती है। तो क्या वो दलित आपके हिंदुत्व के एजेंडे में है या नहीं है? वो कमजोर तबका आपके एजेंडे में है या नहीं है? आप तय करिए कि आपके हिंदुत्व के एजेंडे में केवल ठाकुर साहब हैं या फिर कोई और जाति भी आपके हिंदुत्व के एजेंडे में है। और जब सरकारें चलती हैं, ये लोक कल्याणकारी राज है, सरकारें चलती हैं तो प्रदेश या देश के अंतिम नागरिक के विकास के लिए चलती है, ना कि आपका एजेंडा सेट करने का, आप एजेंडे को प्रभावित करने के लिए चलती है। तो सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी को और संघ को भी ये सोचना होगा कि आप किस एजेंडे पर चलना चाहते हैं। हम योगी जी को भी बधाई देते हैं, कम से कम जिस व्यक्ति ने आज तक संघ की प्रारंभिक शाखा में भी कभी उसकी भूमिका न रही हो, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभिक मेंबर न रहा हो, आज उसे संघ के दरवाजे पर जाना पड़ा। ये भी एक नई राजनीति है, बदलती हुई राजनीति का परिचायक है। और इस बदलती हुई राजनीति का मतलब क्या है सर्वेश जी? श्रुति जी प्रदीप जी को और हरीश जी से ये बोल लीजिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी संघ भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक सदस्य हैं या नहीं है? और एक एजेंडा है तो वो यहाँ प्रमाणिकता के साथ बता दें। उसको उन्नयन करने के लिए जब नीचे से लेकर के ऊपर तक आप समाजवाद के नाम पर चिढ़ते हैं, किसी भी समाजवादी नेता की हैसियत देख लीजिए और समाज में नीचे तबके के इस तरह के सर्वेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रही हूँ।
और हरीश जी, एक इसलिए बहुत जो बड़ा है, सवाल आया है जिस तरीके से ये विपक्ष की बात तरफ करते से। हैं, मेरा ये कहना है कि जरा संविधान को भी समझें और इस देश की जो पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति में नीचे ऊपर कुछ है ही नहीं, सभी मानव के कल्याण के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के जुड़ने आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक है। तो इस दृष्टि से काम करने की जरूरत है। ये पश्चिमी अवधारणा से बहुत कुछ चलने वाला नहीं, बहुत हो गया। पूजा नहीं कर आज सकता, पश्चिमी भारत की तरफ देख रहे हैं, आज यूक्रेन और युद्ध होता सवाल का जवाब चाहते हैं और अमेरिका से लेकर सवाल का जवाब चाहते हैं कि आप उसी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं जहां इस प्रदेश का, इस देश का कमजोर तबका मंदिरों में नहीं जाया करता था और उसको हमारे मेरे साथ क्या करता था, अब उस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? हमारी जो दृष्टि है उसको ठीक करने की जरूरत आपकी है। दृष्टि क्या, आपकी दृष्टि में ये आप बताइए, इसको आप ठीक करिए। अगर हम कहीं गलत है तो हमें हमारी माने हमारे पूरे देश की सामान्य जवाब अरे नहीं दे रहे गांव समझ की जा। एक महिला जो दृष्टि रखती है, वो दृष्टि रखने की जरूरत है, जो परिवार को चलाती है। संघ में एक भी शासन करने की नहीं, तो परिवार के जो शासन कोई करने की महिला जरूरत नहीं है, होगा, उससे काम जो नहीं कोई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का अगर आपको वोट नहीं मिला तो आप उत्तर प्रदेश में राजनीति करा, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा कभी महिला किया और बता दीजिए, तो महिला ऐसी आप फिर रहे तो देश का आगे अच्छा से जनता के लिए कार्य अगर आप करें। शादीशुदा हो तो ये आप प्रचारक प्रेरणा नहीं और बनाते उस व्यक्ति बात को। करना ये बंद करिए। आप तो महिला- ठीक है, एक बहुत- नकाब के चेहरे से नकाब बार-बार हट हरीश रहा जी, है, झूठ ओके बोलना बंद कर दीजिए आप। ओके ओके, एक मिनट प्रदीप जी। हरीश जी, एक बहुत अहम सवाल आया है देखिए विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी के देखिए मेंबर हैं कि नहीं योगी आदित्यनाथ जी। श्रुति जी मैं जवाब दे रहा हूं प्रदीप जी को। हाँ। पहली बात तो वो हिंदुत्व के बारे में पूछ रहे थे, तो कांग्रेस के मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री ये जी समाज भारतीय को जनता पार्टी बांटने, के प्रारंभिक इसको- सदस्य हैं या नहीं, आप वो जो प्रामाणिकता के शुरू से साथ उनकी इस नीति सम्मान रही, चैनल को बता दीजिए। बांटो और राज करो, वो उसका जवाब जनता ने दिया है। अब उनको सोचना चाहिए कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, जो इस देश में पैदा हुआ, जो इस देश की भारतीय संस्कृति में पला बढ़ा, जो यहाँ का अन्न खाया जिसमें वो पला बढ़ा, वो सब हिंदू हैं। और भारतीय जनता पार्टी या संघ उन सबको हिंदू मानता है जो इस भारतीय संस्कृति में, इस भारत भूमि में पैदा हुए और यहाँ पले बड़े, यहाँ की संस्कृति जो है वो सब हिंदू हैं। पहली बात तो प्रदीप जी ये सुन लीजिए। और दूसरी बात, और आपकी दूसरी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। आप दूसरी बात का, ये आपने किया था, ये आपने किया था बांटने का प्रयास होता या नहीं था? नहीं, ये आपने बांटने का प्रयास किया था। नहीं, ये बांटने के नहीं, ये संघ के गुंडों ने पीटा है और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। आज हम इस सबके सवाल नहीं करना चाह रहे थे, प्रारंभिक सदस्य है या नहीं सदस्य बताइए। हरीश जी जाकर के सभी के घर भोजन करते हैं। ठीक है। वो ठाकुर और ब्राह्मण का घर नहीं तलाशते। हाँ। वो कोई 5 स्टार होटल नहीं तलाशते। वो तो किसी चुनावी- भी गरीब के घर चले जाते हैं भोजन करने वो के तो लिए। चुनावी प्लानिंग और होती है हरीश जी। गोरखनाथ भट्ट ठीक है। परंपरा बरसों से रही है, सैकड़ों वर्षों परंपरा है। नहीं, सबके साथ के साथ इस सम्रांत चैनल को सबके जवाब साथ दीजिए। गोरखनाथ भट्ट में किसी के साथ कोई विभेद नहीं है। अभी भी जवाब और नहीं आया। दूसरी बात, वो एक जहां एक महनीय परंपरा के श्री महंत हैं और गुरु गोरखनाथ की जो उस पीठ के महंत हैं, ऐसे पूजनीय और महनीय व्यक्तित्व को वो उनको क्या करना है, किससे मिलना है, किससे विचार विमर्श करना है, उसके लिए किसी के मशवरे की आवश्यकता नहीं। न वो किसी उस परिधि में है कि प्रदीप जी या कोई उनको डिक्टेट करेगा साहब आप उनसे मिलने जाइए, उनसे न मिलने प्रारंभिक सदस्य वो या वो नहीं? एक उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में, जहां उत्तर प्रदेश के हरीश जी, एक बिल्कुल नागरिक सिंपल सा के है। संरक्षक के रूप हाँ में, और एक नहीं में आंसर संवेदनशील देना है। संरक्षक के रूप में सुनिए तो हरीश उन्होंने जी, 5 साल हाँ काम और किया नहीं है। में सिर्फ आंसर तो देना है। उससे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जानती है जी। एकदम हाँ और नहीं में आंसर देना है। विपक्ष बड़े देर से एक क्या सवाल श्रुति पूछ जी, रहा क्या- है कि प्रारंभिक सदस्य योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के हैं या नहीं है। देखिए प्रदीप जी का ये इररिलेवेंट सवाल है। हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया के तौर पर उन्होंने सरकार चलाई और पुनः दूसरी
सरकार प्रारंभ होने जा रहा है 25 तारीख से। तो ये इस तरह के इररिलेवेंट सवाल का कोई मतलब है, कोई तो सर तात्पर्य आप है? अच्छा चलिए, ये इररिलेवेंट है, चलिए रेलेवेंट सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जब सीएम गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात हो रही थी, उसमें मोहन भागवत मौजूद नहीं थे। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात ना करना और अकेले से मुलाकात करना, ये तो अलग एक एंगल है मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ का। नहीं, श्रुति जी, मैंने कहा ना कि योगी जी इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं और उसके साथ साथ गोरक्ष पीठ के वो श्रीमंत हैं। वो किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, कोई उनके लिए कोई सर, वो हम किससे लकीर नहीं खींचे, मिल रहा है आप ना? लकीर खींचेंगे कि किससे मुझे नहीं मिलेंगे? लग रहा है प्रदीप जी, उनके साथ वो जो किससे मिले, उनके मिलेंगे, साथ वो क्यों नहीं किसी मिले? से नहीं मिल रहे हैं। और सवाल यहाँ और- पे, अरे जी यहाँ पे सवाल और- इसलिए क्योंकि वो और किसी से पूज्य नहीं मिल रहे सरसंघचालक हैं। जी, इस मायने की नहीं, इस मुलाकात के मायने बहुत कुछ हो पूज्य जाते हैं सरसंघचालक- शपथ ग्रहण से पहले। पूज्य सरसंघचालक जी, हाँ, नहीं, पूज्य सरसंघचालक जी कोई भारतीय जनता पार्टी के तो अंग है नहीं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की मीटिंग में वो वहां जाते कि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या उसके अंग हैं। तो यह बात, ये सवाल भी आपका औचित्यहीन है। आप भारतीय जनता पार्टी को भी समझती हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की संगठनिक संरचना को आप समझिए। और संघ क्या है? संघ एक स्वतंत्र संगठन है, एक समाजसेवी संगठन है, एक स्वयंसेवी संगठन है। उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, उसकी अपनी कार्यशैली है, उसकी अपनी कार्यप्रणाली है। तो हम तो आप इतने दोनों सालों को से समझ मत ही रहे हैं कि करिए। बराबर मिलते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी मिलते रहते हैं, भाजपा के बराबर बड़े बड़े नेता लोग मिलते रहते हैं। संघ के सामने तो सभी की जो है सब जाते रहते हैं, वहाँ से दिशा और निर्देश भी लेते रहते हैं। ये तो हमेशा से बराबर होता आया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। और जाहिर बात है कि इस बार चूंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और वो गोरखपुर में हैं दोनों साथ में, तो उनकी मुलाकात कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। बस यही है कि टाइमिंग ऐसी है कि चूंकि नई सरकार बन रही है, नई नीतियां बन रही हैं, उस दौरान उनका मुलाकात होना एक, जिसे कहना चाहिए, नॉर्मल वो है। नहीं, यहाँ पे मुलाकात, यहाँ पे सवाल इसलिए भी उठ रहा है प्रदीप जी, क्योंकि 5 साल में हमने देखे और अभी जो देखें, अगर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं या लोगों से मिलते हैं, तो धर्म की बात ज्यादा होने लगी। हिंदू मुस्लिम धर्म की बात, हिंदुत्व, राष्ट्र धर्म को, जो हिंदुत्व की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। लोगों के अंदर ये धारणा आ गई है। हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करना, आपको नहीं लग रहा है कि देश और राज्य को आप एक डगर पर लेके जा रहे हैं? जबकि आपके देश की खूबसूरती ही है सेकुलरिज्म, आपके देश की खूबसूरती, आपकी पहचान ही यही है क्योंकि यहाँ पे कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो बात यहाँ पर भी तो आ जाती है कि 5 साल के टर्म में हमने किस तरह की छवि देखी है योगी आदित्यनाथ की और किस एजेंडे पे काम किया, उसके पीछे किसकी जो वो कह सकते हैं प्लानिंग, वो किसकी रही है। तो वो प्लानिंग इस बार किस रूप में और निकल के आ सकती है? अब तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो टर्म भी रिपीट कर रहे हैं, वो 2.0 टर्म लेकर चल रहे हैं। और शपथ से पहले ये मुलाकात, 40 मिनट की मुलाकात, बहुत अहम मायने हैं। 24 का इलेक्शन भी है, साथ में 5 साल का टर्म पीरियड भी है, एमएलसी का चुनाव भी है, अभी नगर पालिका का भी चुनाव होगा। तो इसीलिए पूरा जो एजेंडा जो है वो पूरा उसका निर्देश उनको मिला अब तो लोग, होगा। और ये सवाल यहाँ उसका पे जो भी अहम है, है, मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, कि अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ जीत के आए हैं। हाँ। तो उनका दबदबा बढ़ा है, हाँ। भाजपा के अंदर भी और वैसे भी। और जाहिर बात है कि लोग बाग अब चर्चा करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में भी लोग उनको देखने लगे हैं। और इस बात का बाकायदा मतलब प्रचार और प्रसार भी हो रहा है कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल जाए। तो जाहिर बात है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। कह नहीं सकते। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, आप लोगों ने कहा कि आप 5 साल तक जनता के मुद्दों को लेकर उठे, महंगाई को लेकर आपने बात की, बेरोजगारी को लेकर बात की, लेकिन वो सारे जो मुद्दे हैं वो फीके पड़ गए राष्ट्र धर्म के आगे, हिंदुत्व के आगे। तो क्या अब इस पे काम करने की जरूरत है रोहित जी? पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हम भी राष्ट्र धर्म को पूरी तरीके से मानते हैं और राष्ट्र धर्म हमारे लिए भी सर्वोपरि है ना। और लेकिन हमारी परिभाषा और इनकी परिभाषा में दिन रात का फर्क है, ठीक है ना। इनके लिए राष्ट्र धर्म सिर्फ और सिर्फ एक धर्म से ही रहता है और हमारे लिए राष्ट्र धर्म में हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए राष्ट्र धर्म है।
हमारे लिए हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर नागरिक उतना ही हिंदुस्तान का है जितना इस पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति इस राष्ट्र का है। तो हमारी राष्ट्र धर्म की परिभाषा और इनकी राष्ट्र धर्म की परिभाषा में फर्क है। इनके लिए एक धर्म के व्यक्ति ही राष्ट्र धर्म को निभाते हैं, उससे आधे दूसरे धर्म के व्यक्ति राष्ट्र धर्म को नहीं मानते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, और प्लस दूसरे को कहना कि उनकी भाषा शैली कैसी है, और खुद आपने अभी आरएसएस के जो बैठे हुए हैं व्यक्ति आपके यहाँ, आपने उनकी भाषा देखी, ये हैसियत और औकात गिनवाने लग गए थे अभी विपक्ष को। तो आप इनकी भाषा शैली आपने देखी और इनकी उम्र देखिए, उसके बाद आप इनकी भाषा शैली देखिए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब सेकुलर वो सोशलिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो समाजवाद का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके की अगर भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, और भाजपा के मुझे लगता है प्रवक्ता का शायद कहीं ना कहीं स्टैंड कुछ और था, उसके बाद आप रिमोट कंट्रोल ऐसे लोगों को अगर दे दोगे अपनी सरकार का, तो जनता ने आपको ऐसे लोगों की सरकार को थोड़ी ना सौंपा है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार सौंपी है। तो भाई सवाल तो उठेगा, सवाल तो हम पूछेंगे, और सवाल पूछना हमारा धर्म भी है, हमारा हक भी है विपक्ष होने के नाते। तो हाँ, तो ये जो सर्वेश जी की भाषा है, मैं तो इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और मुझे नहीं लगता इतने बुजुर्ग व्यक्ति की इतनी ऐसी भाषा होनी चाहिए। और ये तो अपने आप को आरएसएस का नेता प्रचारक जो भी बता रहे हैं, और उसका होने के बाद अगर इनकी ये भाषा है, तो आप खुद समझ सकते हैं इनकी विचारधारा क्या हो। ये हमें कह रहे हैं साहब हमारी विचारधारा के समझो, भाई आपकी विचारधारा तो हमने 1 घंटे में देख ली कि आपकी विचारधारा क्या है। ठीक है। और आप अभी कह रहे थे परिवार, एक स्त्री की आपने बात की थी। आप तो जो व्यक्ति शादीशुदा होता है उसको आप प्रचारक नहीं बनाते हैं। महिलाओं का क्या रोल है आपके आरएसएस के अंदर, आप बताइए मुझे। अब आप बात कर रहे हैं महिला शक्ति की, मातृ शक्ति की, आप मुझे बताइए आपके आरएसएस के संगठन के अंदर महिलाओं का क्या रोल है, तो आप मुझे बताइए उनके पास कितने पद है। सर्वेश जी, ऐसा है कि ये मैंने पहले ही कहा, ये जरा आए देखें। यहाँ राष्ट्रीय सेविका समिति है जो इंडिपेंडेंट काम कर रही है, पूरे देश में कर रही है, देश से बाहर भी कर रही है। जिनका नाम कहीं भी नहीं इस्तेमाल होता, दूर से नहीं समझा जा किसी व्यक्ति, किसी भी पदाधिकारी को देश नहीं जानता। आएंगे, आप ही बता दिए सर्वेश जी, आएंगे तो समझ में आएगा कि संघ क्या है। नहीं, आप ही बता दीजिए उसके अध्यक्ष कौन है। वो जो महिला विंग आप बता रहे हैं अपनी, उनके अध्यक्ष कौन है, जरा आप ही बता दें। और राष्ट्रीय भाई भाव आप ही जब बता दीजिए जागृत महिला होगा विंग के तो अध्यक्ष कौन भाषा है। भी समझ में मुझे आएगी। तो नहीं पता, मैंने तो वेद मुझे का तो नहीं मंत्र पता पढ़ के आपकी महिला सुनाया, विंग के अध्यक्ष कौन है, आप ही समझ में बता आया। दीजिए। तो राष्ट्र पहले समझो, फिर इसके बाद धर्म समझो। अरे आपको हमें ना राष्ट्र समझने की जरूरत है, ना धर्म समझने की जरूरत है। धर्म नहीं है, मेरा धर्म कहीं भी ये नहीं कहता दूसरे धर्म को गाली दो। हिंदू मेरा धर्म कहीं भी ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म को गाली दो, दूसरे धर्म के व्यक्ति को नीचा दिखाओ। जुड़े हुए लोग मेरा धर्म कहीं नहीं कहता, और मैं सनातन धर्म से कहता हूँ, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे के धर्म को गाली दो। सनातन धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि अपने धर्म को सर्वोच्च बताओ, दूसरे के धर्म का अपमान करो और दूसरे का अपमान करो। मुझे पहले बताइए आपकी महिला विंग की अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप तो महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप तो यहीं पे चैनल पे आप एक्सपोज हो रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आप तो महिलाओं की शक्ति की बात करके उसके बाद आपका महिलाओं का कोई रोल ही नहीं है आपके संगठन में। मंच खड़ा किया, कौन से आपने तो देश के 50% जनता की अवहेलना कर रखी है। आप क्या धर्म और संस्कृति की बात करेंगे। सनातन धर्म के अंदर माँ दुर्गा की पूजा होती है। नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ में आता हरीश जी, राष्ट्रवाद का मुद्दा सिर्फ क्या बीजेपी का है, सिर्फ उसी का एजेंडा है राष्ट्रवाद का, बाकी आम जनता जो विपक्ष है क्या उसका मुद्दा राष्ट्रवाद का नहीं है? मुझे समझ में आता है कि ये जंग आकर छिड़ के राष्ट्रवाद पर क्यों टिक जाती है, और पिछले कई सालों से ये राष्ट्रवाद पर टिकी हुई है। धर्म की प्रोटेक्शन क्या बीजेपी ही दूसरों का कर सकती है? धर्म का प्रोटेक्शन इंसान अपना खुद का भी कर सकता है ना हरीश जी। मतलब हिंदुत्व के एजेंडे पर आरएसएस का काम करना, योगी जी का काम करना, लोगों के अंदर ये विचार अब आ चुका है लोगों के अंदर कि राष्ट्र धर्म की, हिंदुत्व की जो बात करेगा हम उसके तरफ जाएंगे। श्रुति जी, तो ये अब तक लोगों ने देखा कि किस तरह के विभेद होता था। लोग तिलक लगाने से डरते थे, मंदिर जाने से डरते थे। आप देख लीजिए ना, हिस्ट्री पूरी उठा के देख लीजिए। ना तो मैं तिलक से डरता हूं, ना मैं कलावा से डरता हूं। और आपसे बेहतर कलावा बांधना जानता हूं, आपसे बेहतर तिलक लगाना जानता हूं, आपसे कश्मीर फाइल्स पूजा की नहीं, कश्मीर फाइल्स जो है, कश्मीर फाइल्स पे जो रिएक्शन आए राहुल गांधी के बाकी लोगों को, तो आप समझ लीजिए कि उनका राष्ट्रवाद क्या है। वो जो कश्मीरी पंडित दर बदल कर दिए गए, कत्लेआम कर दिए गए,
वो उनके राष्ट्रवाद की परिभाषा में नहीं थे, ये रोहित जी की राष्ट्रवाद की परिभाषा में नहीं थे। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा में यहाँ के एक बच्चा है। अच्छा हरीश जी, भारतीय जनता राष्ट्रवाद पार्टी की यहाँ के परिभाषा क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा में रखती है। राष्ट्रवाद की परिभाषा जो आरएसएस का है और जो बीजेपी का है, वो दोनों की परिभाषा क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा हरीश जी क्या है? मैंने कहा ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की परिभाषा में आता है, लेकिन कांग्रेस या अन्य दलों की तरह से नहीं कि कश्मीर। तो सर कश्मीर फाइल्स में जो कमजोर मुस्लिम है जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था उसको भी तो दिखाना चाहिए था। नहीं दिखाया गया, बिल्कुल नहीं। जो कमजोर मुस्लिम थे सर साहब, हरीश जी, जो कमजोर मुस्लिम थे और जो वहां पर जो अमीर पंडित थे जिनके वजह से वो फासला क्रिएट हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन का जो लेवल वहां पर क्रिएट हुआ था, वो भी तो दिखाना चाहिए ना सर। अगर आप राष्ट्रवाद की बात करें, फिलहाल हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर नहीं बहस कर रहे हैं। यहाँ पर बात थी कि मुलाकात जो हुई है वो शपथ से पहले जो मुलाकात है उसके मायने क्या है? व्याख्या है। हाँ, ये विकृत नहीं, ये विकृत व्याख्या आप नहीं, कोई विकृत व्याख्या नहीं है सर। पूरी फिल्म देखी है हमने, कोई विकृत व्याख्या नहीं है। 1990 में 3 लाख जो कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था वो देखा है मैंने। और जो कमजोर मुस्लिम थे, फिल्म में उसको नहीं दिखाया गया। ये सिर्फ मैं नहीं क्यों, आम जनमानस भी कह रहे हैं। ठीक है, फिल्म शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर है। श्रुति जी, फिल्म शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर है जिसमें जो उसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है वो जिम्मेदारी नहीं लेते दिखाए गए सीनों की। पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी ले रही है, उसमें दिखाएगा सीनों। आतंकवादी मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, सपोर्ट जो है बीजेपी की थी। आपकी गवर्नमेंट थी, आपकी गवर्नमेंट में लोगों ने पलायन किया। आप मेरी विचारधारा को डिफाइन मत करने बैठिए ना हरीश जी, आप मेरी विचारधारा को डिफाइन मत करिए। आप अपनी पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को डिफाइन करिए जो हिंदुत्व के एजेंडे पे सिर्फ काम कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी गेस्टों का हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, आरएसएस की मुलाकात, क्योंकि ये मुलाकात लखनऊ में नहीं हुई, ये मुलाकात सीधे गोरखपुर में हुई। माना यह जा रहा है कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के गुणा गणित क्या 24 के प्लान को तैयार कर रहे हैं, दिल्ली तक रास्ता ये जाएगा, या 5 साल के टर्म में हिंदुत्व का एक नया चेहरा हम और देख पाएंगे, एक नया एंगल और देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, और खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए भारत समाचार।